तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जेमिनी विद स्टडी में। और आज की हम लोग की वीडियो में होने वाली है मुद्रा बाजार और बैंकिंग प्रणाली। ओरिजिनल पीडीएफ वहीं तक था। इसके बाद से हम लोग ये फोटो क्लिक करके पीडीएफ बनाते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपना मनी मार्केट एवं बैंकिंग सिस्टम। बैंक बैंक एक ऐसी संस्था है जो लोगों से जमा और स्वीकारती है, इसके बदले शाखा निर्माण करने और अग्रिम ऋण देती है। बैंक ऐसी वित्तीय संस्था है जो बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं, उन्हें बैंक कहा जाता है। बैंक चेक के माध्यम से आर्थिक गतिविधियां करते हैं। वित्तीय संस्था ऐसी संस्थाएं जो वित्तीय क्षेत्र में कार्य करती हैं और कंपनी एक्ट 1956-2013 के अंतर्गत पंजीकृत होती हैं, उन्हें वित्तीय संस्था कहते हैं। भारत में स्थापित पहला बैंक 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक 1881 में अवध कमर्शियल बैंक था। पहला भारतीय बैंक स्वदेशी बैंक 1894 में पंजाब नेशनल बैंक था। पहला भारतीय बैंक था पंजाब नेशनल बैंक। पहला स्थापित बैंक था 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। और भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक 1881 में अवध कमर्शियल बैंक था। बैंकों में बैंकिंग प्रणाली के विकास। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में 3 प्रेसिडेंटी बैंकों की स्थापना की गई थी। बैंक ऑफ कलकत्ता 2 जून 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 15 अप्रैल 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1 जुलाई 1843। 27 जनवरी 1921 में इन तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। भारतीय स्टेट बैंक सहायक बैंक अधिनियम 1959 द्वारा भारत के तत्कालिक रियासतों में बैंक 8 बैंकों को स्टेट बैंक की सहायता में कंपनियां बना दिया गया। 8 बैंकों को स्टेट बैंक की सहायता सहायक कंपनियां बना दिया गया। 19 जुलाई 1969 को 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ये इंपॉर्टेंट है। 19 जुलाई 1969 को 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण और 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। बैंक अनुसूचित या वाणिज्यिक बैंक और गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जिसमें स्वदेशी बैंक आती हैं और विदेशी बैंक आती हैं। स्वदेशी बैंक के अंतर्गत 2 आती हैं, सार्वजनिक बैंक और निजी बैंक। और सार्वजनिक बैंक के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक आती हैं। और निजी बैंक के अंदर ओल्ड जनरेशन बैंक और न्यू जनरेशन बैंक आती है निजी बैंक के अंतर्गत। अनुसूचित बैंक ऐसा बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 दूसरी अनुसूची में शामिल है। आरबीआई नियमन मानने के लिए बाध्यकारी है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ऐसा बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल है, ऐसा सहकारी बैंक और स्थानीय बैंकों आदि इसमें आते हैं। देसी बैंक ऐसे अनुसूचित बैंक जिनमें 50% से अधिक शेयर भारतीय नागरिकों और भारतीय संस्थाओं के पास होते हैं, उन्हें देसी बैंक कहता है। सभी सहकारी और निजी बैंक। विदेशी बैंक ऐसे बैंक जिनमें 50% से अधिक शेयर विदेशी नागरिकों और संस्थाओं के पास है, उसे विदेशी बैंक कहते हैं। जैसे कि एच डी एफ सी बैंक, एच एच एस सॉरी एच डी एफ सी बैंक नहीं होगा, एच एस बी एस बैंक और सिटी बैंक और पब्लिक बैंक, ये सब क्या है? विदेशी बैंक है। एच एस बी सी बैंक होगा। सार्वजनिक बैंक बैंक जिनमें 50% से अधिक ऐसा बैंक जिनमें 50% से अधिक शेयर भारत सरकार के नाम के होते हैं, जिन्हें सार्वजनिक बैंक कहता है। यह 2 प्रकार की होती हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक ऐसे बैंक जो पहले निजी बैंक थे व्यक्ति संस्था के पास, लेकिन उन्हें संसद में कानून बनाकर सरकारी स्वामित्व में लाया गया, इसे राष्ट्रीयकृत बैंक कहा जाता है। जैसे 1969 में संसद ने कानून बनाकर 50 करोड़ से अधिक जिन बैंकों के पास पैड ऑफ बैलेंस थी वह सभी सरकार को ही जाएंगी, ऐसे 14 बैंक को प्राप्त हुए। जो फिर से 1980 में संसद ने कानून बनाया जिनमें से बैंकों में 200 करोड़ से अधिक पूंजी होगा, उनको राष्ट्रीयकृत किया जाएगा। 6 बैंक पुनः श्रेणी में आ गए। निजी बैंक प्राइवेट बैंक ऐसे बैंक जिनमें 50% से अधिक शेयर नागरिकों अथवा निजी संस्थाओं को होते हैं, उन्हें निजी बैंक कहते हैं। निजी बैंक के अंतर्गत देखिए ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक ऐसे बैंक जो 1993 से पहले के नियमों और नरसिंघम समिति से पहले के आधार पर बनाए गए थे, ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक कहे जाते हैं। न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक ऐसे बैंक जो 1993 के बाद नियम में नरसिंघम समिति द्वारा सुझाए गए नियम के आधार पर बनाए गए थे, उन्हें एन जी पी जी न्यू जनरेशन पब्लिक प्राइवेट बैंक कहा जाता है। एच डी एफ सी बैंक और एक्सिस बैंक और यस बैंक ये सब न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक के अंतर्गत आते हैं। व्यावसायिक बैंक सार्वजनिक क्षेत्रों का सबसे बड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है।
व्यावसायिक में सर्वाधिक क्षेत्रों का सबसे बड़ा बैंक स्टेट ऑफ इंडिया है, तो उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक का नंबर आता है। विदेशों में सबसे अधिक शाखाएं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। चीन में शाखा खोलने वाला पहला बैंक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम 1 जुलाई 1955 से बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया। भारत में सर्वाधिक शाखा स्टैंडर्ड चार्टर बैंक की है। स्टैंडर्ड चार्टर बैंक ब्रिटेन बैंक है। प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड वर्ष 1959 में बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा जारी किया गया था। बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा जारी किया गया था। देश में पहले मोबाइल बैंक की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य में हुई थी। भारत में पहला तैरता हुआ एटीएम केरल की कोच्चि में स्थापित किया गया। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, वह नीति जो मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पर कार्य करती है उसे मौद्रिक नीति कहा जाता है। मांग और आपूर्ति में से मांग को धन आपूर्ति के माध्यम से प्रभावित करना संभव होता है, इसलिए यह नीति धन आपूर्ति का नियंत्रण करती है। मौद्रिक नीति का उद्देश्य मुद्रास्फीति नियंत्रण स्थापित करना, कीमत स्थिरता को सुनिश्चित करना और आर्थिक समृद्धि दर को सुनिश्चित करना और बेरोजगारी पर नियंत्रण स्थापित करना और बचत और निवेश को बढ़ावा देना और आर्थिक वातावरण को बेहतर बनाना मौद्रिक नीति के उद्देश्य हैं। मौद्रिक नीति समिति की स्थापना 2016 में की गई थी। समिति उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर। समिति में 6 सदस्य होते थे। 3 सदस्य आरबीआई के गवर्नर और मौद्रिक नीति के प्रभारी और डिप्टी गवर्नर होते थे। अन्य 3 सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। आरबीआई अधिनियम 1934 द्वारा धारा 45 ZB के तहत केंद्र सरकार को 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति का गठन करने का अधिकार है। इस समिति में निर्णय मत का अधिकार कास्टिंग वोटिंग राइट गवर्नर के पास होता है। मांग और आपूर्ति, यहाँ से देखिए डिमांड और सप्लाई। अर्थव्यवस्था में 2 बाजार स्थितियां होती हैं, मांग और आपूर्ति। मांग और आपूर्ति इसमें संतुलित होना चाहिए, परंतु इसमें कार्डों की असंतुलित रहती है। जैसे मांग और आपूर्ति, प्राइस, अगर प्राइस बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति और महंगाई में लाभ होगा और निवेश, और फिर आता है मुद्रास्फीति होगा, फिर लाभ होगा, फिर निवेश, फिर रोजगार, अनियमित और जीवन स्तर, अनियमित आय और जीवन स्तर आएगा। कुछ हद तक महंगाई अवस्था के, परंतु महंगाई यदि अत्यधिक है या अत्यधिक बढ़ती है तब मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। जैसे कि मांग और आपूर्ति, प्राइस, फिर निवेश नहीं होंगे, फिर बाजार, बेरोजगारी आएगी, फिर नियमित आय कम होगा और जीवन स्तर में सुधार नहीं होगी। देखिए पहले आपूर्ति बढ़ेगी, फिर मांग अगर घटती है तो प्राइस, निवेश नहीं होंगे, बेरोजगारी आएगी, अनियमित आय में कमी होगा और जीवन स्तर नहीं सुधरेगा। मांग का संबंध रुपए से होता है। यदि बाजार में रुपए अधिक है तो इसका अर्थ है कि बाजार में तरलता, लिक्विडिटी अधिक है और मांग की मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के द्वारा तरलता को कम किया जाता है। मांग को बढ़ाने के लिए आरबीआई द्वारा तरल को बढ़ाया जाता है। तरलता पर नियंत्रण के लिए आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति पॉलिसी जारी की जाती है। अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति को सरकार के द्वारा खर्च को बढ़ा दिया जाता है, जिसके मांग बढ़ सकती है, इसलिए राजकोषीय नीति का प्रयोग किया जाता है। भारत में महंगाई का लक्ष्य 4% ±2% होता रहता है, अर्थात महंगाई भत्ता 2 से 6% के बीच होनी चाहिए। मांग का नियमन, रूल ऑफ डिमांड, कीमत और मांग के बीच ऋणात्मक संबंध होता है। यदि कीमत अधिक होती है तो मांग कम हो जाता है और यदि कीमत कम होती है तो मांग बढ़ जाता है। नेक्स्ट है आपूर्ति का नियम। इस नियम के अनुसार अन्य कारक स्थिर रहते हैं। किसी भी वस्तु या सेवा की कीमत और आपूर्ति की मात्रा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। दूसरे शब्दों में, जब किसी वस्तु में खरीद द्वारा भुगतान की जाने वाली कीमत बढ़ जाती है तो आपूर्तिकर्ता बाजार में उस वस्तु की आपूर्ति बढ़ा देते हैं। मांग का नियम क्रेता के दृष्टिकोण को दर्शाता है, अतः आपूर्ति का नियम क्रेता के दृष्टिकोण को दर्शाता है। जिस बिंदु पर क्रेता तथा विक्रेता सहमत होते हैं उस कीमत का निर्धारण होता है। ग्राफीन वस्तु ऐसी वस्तु है जिनमें कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है और कीमत घटने पर मांग घटती है। इस प्रकार ग्राफीन वस्तु के लिए मांग वक्र ऊपर की ओर झुका हुआ होता है और मांग नियम में परिवर्तित होता है। मांग के नियम में परिवर्तित होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हर देश में उस देश का एक केंद्रीय बैंक होता है जो अर्थव्यवस्था के मौद्रिक गतिविधि को मुख्य भूमिका निभाता है और उसी को उस देश का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। आरबीआई द्वारा संचालित खुले बाजार में परिचालन 2 प्रकार के होते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या हो गया भाई,
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और समिति हिंगटन यंग समिति की सिफारिश पर और आरबीआई एक्ट अधिनियम 1934 के आधार पर मुख्यालय कोलकाता 1935 से 37 तक और 1937 से अब तक जो है मुंबई में है। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को केवल भारत के लिए और राष्ट्रीयकरण से पहले 1 जनवरी 1940 से पहले म्यांमार, पाकिस्तान और भारत के लिए काम करता था। उससे पहले करता था 1940 से पहले म्यांमार, पाकिस्तान और भारत के लिए काम करता था। प्रथम गवर्नर ऑस्बर्न स्मिथ थे और वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा 26वें गवर्नर है। आरबीआई के पहले गवर्नर सी डी देशमुख और आरबीआई लेखा वर्ष जो होता है अप्रैल से मार्च तक होता है। अप्रैल से मार्च तक होता है। नेक्स्ट आरबीआई के कार्य देखते हैं। यहाँ से आरबीआई के कार्य देखते हैं। आरबीआई के कार्य नोटों को जारी करना और सिक्कों की ढलाई करना पहला इसका कार्य है। सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। शाखाएं मुद्रा और शाखाएं की मात्रा या दिशा पर नियंत्रण करता है। विदेशी विनिमय भंडार का नियंत्रण करता है। मुद्रा और वित्त से संबंधित संकलन करता है। महंगाई को नियंत्रित करता है। 1 रुपए के नोट व सिक्कों को वित्त मंत्रालय जारी करता है और वित्त सचिव उस पर हस्ताक्षर करता है। 1 रुपए से अधिक नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है और उस पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। आरबीआई को बैंकों का भी बैंक कहते हैं। भारत में विदेशी व्यापार अधिनियम आंकड़ा आरबीआई जारी करता है। मुद्रा व दशमलव प्रणाली 1 अप्रैल 1957 को आरंभ हुई थी। 1 जुलाई 2011 से 25 पैसे और उससे कम मूल्य के सिक्कों को बंद कर दिए गए। 1 जुलाई 2011 से 25 पैसे और उससे कम के मुद्रे मतलब सिक्के बंद कर दिए गए। कोई आम व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक में अपना खाता नहीं खोल सकता। बैंक रेट वो होता है जिस पर आरबीआई दीर्घकालिक के लिए बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है। इसको बैंक दर कहते हैं। आरबीआई द्वारा उपयोग किया जाने वाला मौद्रिक नीति साधन बैंक दर है। इसमें नकदी के बजाय प्रतिभूति के रूप में ऋण दिया जाता है। इसे लौटाने का समय निश्चित नहीं है। इसका लाभ केवल बड़े बैंकों को मिलता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को रोकने के लिए बैंक दर को बढ़ाया जाता है और मुद्रास्फीति को समाधान के लिए बैंक दर को घटाया जाता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को रोकने के लिए बैंक दर को बढ़ाया जाता है और अपस्थिति को समाधान के लिए बैंक दर को घटाया जाता है। रेपो रेट देखिए, इस दर पर रिजर्व बैंक अनुसूचित वाणिज्य को अल्पकालिक ऋण देकर अर्थव्यवस्था में तरलता की अतिरिक्त मात्रा जारी करता है। रेपो रेट या प्रशासनिक स्तर होती है, इसमें मोल भाव नहीं किया सकता, अर्थात ये निश्चित नहीं है। इसमें नकदी प्राप्त होता है। रेपो रेट तरलता अगर घटेगा तो ब्याज दर बढ़ेगा और लोन महंगा होगा और महंगाई घटने के लिए ये किया जाता है। रेपो रेट अगर घटेगा तो तरलता बढ़ेगा और ब्याज दर घटेगा, लोन सस्ता होगा और आर्थिक समृद्धि बढ़ने लगेंगे। रिजर्व रेपो रेट देखिए, रिजर्व रेपो रेट वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों से उधार लेता है उसे रिजर्व रेपो दर कहते हैं, अर्थात वह बैंकों को नकदी या बैंक के नकदी सोखने की दर है। रिजर्व रेपो रेट वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों से उधार लेती है और रिजर्व रेपो रेट कहा जाता है। नगद आरक्षित अनुपात कैश रिजर्व रेशियो सभी व्यापारिक बैंकों को जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास कोष के रूप में जमा रखना होता है और नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। इस राशि का कोई ब्याज नहीं लिया जाता। CCR कैश रिजर्व रेशियो जमाओं के लिए सीमा 3 से 15% के बीच निर्धारित है, लेकिन नरसिंगन समिति के अनुसार यह 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। CCR अगर बढ़ेगा तो तरलता घटेगी और ब्याज दर बढ़ेगा और लोन महंगा होंगे, और CCR अगर घटेगी तो तरलता बढ़ेगा, ब्याज दर भी घटेगा और लोन सस्ता होंगे। वैधानिक तरलता अनुपात स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल संपत्ति का एक निश्चित प्रतिशत नगद, स्वर्ण और अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखना पड़ता है। इसे वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। SLR अगर बढ़ेगा तो तरलता घटेगी और ब्याज दर बढ़ेंगे और लोन महंगा होगा, और SLR अगर घटेगा तो तरलता
बढ़ेगी, ब्याज दर घटेगा और लोन सस्ता होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। केंद्रीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के केंद्र सरकार और राज्य सरकार का प्रवर्तन बैंक की पूंजी 50:15 से 35 के बीच में होना चाहिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रवर्तक बैंक, केंद्र सरकार का होना चाहिए 50, राज्य सरकार का होना चाहिए 15 और प्रवर्तक बैंक का होना चाहिए 35 अनुपात में पूंजी लगी होती है। स्वाभिमान योजना का संबंध ग्रामीण बैंक से है। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। यह देश में कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। नाबार्ड संशोधन विधेयक 2017-2018 में पारित हो गया। केंद्र सरकार को नाबार्ड की अधिकृत पूंजी को 5,000 करोड़ और 30,000 करोड़ तक बढ़ाने के लिए अधिकार मिल गया है। 5,000 करोड़ से 30,000 करोड़ तक बढ़ाने के लिए अधिकार मिल गया है। इसका मुख्यालय मुंबई में यह संवैधानिक निकाय है। नाबार्ड की स्थापना शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में तत्कालिक वित्त मंत्रालय यशवंत सिन्हा द्वारा किया गया था। यशवंत सिन्हा द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है एस्टेट ड्यूटी। ऐसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके संपत्ति के हस्तांतरण के समय जो संपत्ति लगाया गया उसे एस्टेट ड्यूटी कहते हैं। ग्रे मार्केट या अधिनियमित अनाधिकृत बाजार होता है। इसके सौदे को शेयर बाजार का आरक्षण नहीं होता। लघु वित्तीय बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऊषा थोराट समिति 2014 की सिफारिश पर बैंक की शुरुआत 2015 में हुई थी। यह बैंक उन लोगों को लोन देती है जिनको सामान्य लोन नहीं मिल पाता, जैसे कि घुमंत, सीमांत किसान, कूड़ा बीनने वाले और हाथों से काम करने वाले, रेहड़ी पटरी आदि को लघु वित्तीय बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक ऋण देता है। नेक्स्ट है पेमेंट बैंक 2015। नचिकेत मोर की समिति की सिफारिश पर वर्ष 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। पेमेंट बैंक की विशेषता बचत खालू और बचत खाता और चालू खाता खोलने की अनुमति या खोलने की सुविधा यहाँ पे है। कभी कभी मैं कोई वर्ड बोल ही नहीं पाता हूँ, कई लोग इसे जज भी कर देते हैं। डेबिट कार्ड की सुविधा, 1 लाख तक डिपॉजिट की सुविधा और फंड ट्रांसफर की सुविधा है इसमें। और पेमेंट बैंक किसी भी प्रकार का क्रेडिट कार्ड और लोन की सुविधा नहीं देता। नेक्स्ट है आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्ष 2016 में भारतीय वित्तीय समावेशन के लिए भारत में डिजिटल बैंक की स्थापना का प्रयास किया गया। यह बैंक भौतिक रूप से कहीं नहीं होती। डिजिटल बैंक भौतिक रूप से कहीं नहीं होती। ऑनलाइन ही खाता खोले जाते हैं, ऑनलाइन ही जमा होते हैं। 7% की ब्याज दर प्राप्त होती है और न्यूनतम बैलेंस की कोई बाध्यता नहीं है। नॉन परफॉर्मेंस एक्सेस। भारत में बैंकों द्वारा किया गया ऐसा ऋण जिस पर ब्याज और मूलधन अदायगी 90 दिनों के अंदर नहीं हो पाती तो एनपीए कहलाता है। एनपीए की अवधारणा भारत में नरसिंह समिति के द्वारा वर्ष 1993 में लाई गई थी। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। कर प्रणाली। टैक्स। कर एक अनिवार्य भुगतान शुल्क है जो स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय सरकारों द्वारा सामान्य सरकारी सेवाओं और वस्तुओं और आर्थिक गतिविधियों की लागत को कवर करने के लिए व्यक्तियों या व्यवसायों के लिए वसूला जाता है। यह संप्रभुता को अधिकार के अंतर्गत आता है। ड्यूटी जब प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होने के कारण कोई टैक्स लगाया जाता है
तो उसे ड्यूटी कहा जाता है। ऐसे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। फी, जब कोई सेवा देकर रिटर्न लिया जाता है तो उसे फी कहा जाता है। रेलवे टिकट, बिजली बिल, पानी का बिल इत्यादि। टैक्स कर, टैक्स कर देखते हैं हम लोग कर। जनरल क्लासिफिकेशन सामान्य वर्गीकरण और स्पेशल क्लासिफिकेशन विशेष वर्गीकरण। जनरल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत सामान्य वर्गीकरण के अंतर्गत प्रत्यक्ष कर आता है और अप्रत्यक्ष कर आता है। और प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत दो आता है, आयकर और निगम कर, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। और विशेष वर्गीकरण के अंतर्गत आता है, विशेष वर्गीकरण के अंतर्गत आता है एड वोलेरम टैक्स आता है और स्पेसिफिक, विशिष्ट स्पेसिफिक 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 टैक्स आता है, विशिष्ट कर। डायरेक्ट टैक्स देखिए, प्रत्यक्ष कर ऐसा कर जिस पर लगाया जाता है, ऐसा कर जिस पर लगाया जाता है अगर उसी के ऊपर उसका वास्तविक प्रभाव या भार पड़ता है तो उसे प्रत्यक्ष कर कहलाता है, जैसे कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष, ऐसा कर जिस पर लगाया जाता है उस पर वास्तविक भार नहीं पड़ता, अप्रत्यक्ष कहा जाता है, जैसे कि जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। कर और अभिभार, कर आधार पर लगाया जाता है और अन्य उपकर लगाया जाता है, जैसे कि कोयले पर लगाया गया स्वच्छ पर्यावरण उपकरण। अधिभार, कर की कर की दर पर लगाया गया अतिरिक्त अधिभार, जैसे सेवा कर पर 0.5% का अधिभार। उपकर में देखिए, उपकर किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है और अधिभार इसके लिए विशेष उद्देश्य होना आवश्यक नहीं है। उपकर जो होता है, सेवा कर पर दो तरह के उपकर लागू होते हैं परंतु कोई अधिभार लागू नहीं होता। और अधिभार संसद केवल अनुच्छेद 269 और अनुच्छेद 270 के संबंधित करों पर भी अधिभार लगा सकता है। अप्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों करों लगा सकता है अधिभार में और उपकर में और अधिभार में। आयकर तथा कुछ अन्य करों पर सरकार द्वारा अधिभार लागू हुआ। समानता अधिभार प्रत्यक्ष कर पर लगाया जाता है। समानता अधिभार जो होता है प्रत्यक्ष कर पर लगाया जाता है। उपकर देखिए, उपकर का उद्देश्य उसी मद में राजस्व बढ़ाने के लिए किया जाता है जहां से वह प्राप्त होता है, अर्थात उपकर की राशि एक निश्चित मद से जुड़ी होती है और अधिभार से प्राप्त राजस्व भारत की संचित निधि में जाता है, भारत की संचित निधि में जाता है। नेक्स्ट है लॉफर या लेफर वक्र। यहाँ पे ग्राफ हुआ देख लीजिए। लॉफर वक्र कर की दर और कर आय के बीच संबंध को दर्शाता और यह बताता है कि अगर कर की दर बढ़ाई जाती है तो एक सीमा तक राजस्व कर आय में वृद्धि होगी, लेकिन अगर इसके बाद कर की दर में को बढ़ाया जाता है तो कर की आय में वृद्धि नहीं होती बल्कि कमी होती है, क्योंकि आर्थिक गतिविधियों में शामिल होने को लाभ कम होता है और वे कर से बचने लगते हैं। कर प्रणाली यहाँ पे देखिए, प्रगति कर, अनुपातिक कर और प्रतिगामी कर। प्रोग्रेसिव सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम दिया हुआ देख लीजिए। टैक्स रेट जब बढ़ती हुई आय के साथ कर बढ़ती जब बढ़ती हुई आय के साथ कर की दरें बढ़ती हैं तो उसे प्रगतिशील कर प्रणाली कहा जाता है। भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली लागू है। अनुपातिक कर प्रणाली, अगर बढ़ती हुई आय के साथ कर की दरें नहीं बढ़ती बल्कि समान रहती है तो उसे अनुपातिक कर प्रणाली कहते हैं। प्रतिगामी कर प्रणाली, जब बढ़ती हुई कर के साथ कर की दरें बढ़ती नहीं बल्कि घट जाती हैं तो प्रतिगामी कर प्रणाली कहलाती है। वर्तमान में अर्थशास्त्र के द्वारा इस कर की मांग की जा रही है क्योंकि इससे वंचना और अपवंचना को रोका जा सकता है और सरकार की कर आय भी बढ़ाई जा सकती है। अवक्रमणकारी कर प्रणाली, कर प्लस अनुपातिक कर, अगर किसी कर प्रणाली में ऐसे दोनों विशेषताएं शामिल हो जिसे अवक्रमणकारी प्रणाली कहते हैं, जैसे कि भारत में इनकम टैक्स सिस्टम में आता है क्योंकि 0.10 लाख तक प्रगतिशील है और 10 लाख से ऊपर अप्रगतिशील है।
पुराना टैक्स सिस्टम देखिए, 3 लाख तक शून्य कर दी जाती है, 3 से 7 लाख तक 5%, 7 से 10 लाख तक 10%, और 10 से 12 लाख तक 15%, और 12 से 15 लाख तक 20%, और 15 से अधिक जो होता है 30%। नया सिस्टम टैक्स में देखिए, आपको 4 लाख तक कोई शून्य टैक्स नहीं देना, 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 लाख तक 10%, और 12 से 16 लाख तक 15%, और 16 से 20 लाख तक 20%, और 20 से 24 लाख तक 25%, और 24 से अधिक जो होता है 30%। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष करों का वर्गीकरण। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष करों का वर्गीकरण। आयकर इनकम टैक्स, प्रत्यक्ष कर, निगम कर कॉर्पोरेट टैक्स, व्यापार कर एक्सपेंडिचर टैक्स, और संपत्ति कर वेल्थ टैक्स, पूंजी लाभ कर कैपिटल गेंस टैक्स, लाभांत वितरण कर, सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर में आता है। प्रत्यक्ष कर देख रहे हैं ब्याज कर, इंटरेस्ट टैक्स, उपहार गिफ्ट टैक्स, संपत्ति स्टेट टैक्स, और बैंक कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, और प्रतिभूति व्यापार या बाजार टैक्स, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अप्रत्यक्ष कर देखिए सीमा शुल्क, वस्तु एवं सेवा कर, केंद्रीय उत्पादक शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर, कस्टम ड्यूटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्सेस ड्यूटी, और यूनियन सेल्स टैक्स। राज्य सरकार द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष कर। राज्य सरकार द्वारा लगता है भू राजस्व कर लगता है, कृषि आय पर कर लगता है, टोटल प्राप्तियों पर कर लगता है, व्यवसाय पर लगता है, अचल संपत्तियों पर कर लगता है, रोजगार पर कर लगता है, और पथ पर कर लगता है राज्य सरकार द्वारा। राज्य सरकार द्वारा आरोपित अप्रत्यक्ष कर। व्यापार कर, स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क, राज्य उत्पादक शुल्क, डीजल पेट्रोल और बिक्री कर, वाहनों पर कर, परिवहन पर कर, प्रवेश पर या चुंगी कर, विज्ञान कर और विद्युत पर कर या शुल्क, और शिक्षा उपकरण पर कर, और सट्टेबाजी पर कर, ये सब लगाता है राज्य सरकार द्वारा आरोपित अप्रत्यक्ष कर लगता है। व्यापार कर, बिक्री कर, स्टाम्प और पंजीकरण, राज्य उत्पादक शुल्क, डीजल पेट्रोल बिक्री पर, वाहनों पर कर, परिवहन पर कर, प्रवेश और चुंगी पर, विज्ञान कर और विद्युत पर कर, शिक्षा और उपकरण और सट्टेबाजी पर कर लगता है राज्य सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। 1998 के बाद यह अधिनियम बनाया गया कि अगर कोई व्यक्ति बिना किसी अवसर, शादी विवाह आयोजन के उपहार प्राप्त करता है तो उसे उसी आय में जोड़कर 30% की दर से आयकर लगाया जाता है। उपहार केवल सगे संबंधी से लिया जा सकता है। वस्तु और सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वर्ष 2020 में केंद्र सरकार ने जीएसटी पर विचार विमर्श हेतु असीम दास गुप्ता अध्यक्षता में एक समिति बनाई। वर्ष 2003 में अप्रत्यक्ष कर पर गठित केलकर समिति ने वैध सिद्धांत पर आधारित वस्तु और सेवा कर का सुझाव दिया। वर्ष 2006 से 7 में बजट के दीर्घकालिक वित्त मंत्री पंडित चिदम्बरम ने 2010 में जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव रखा था। चिदम्बरम ने इसके पश्चात भारत में जीएसटी लागू करने की सिफारिश सबसे पहले 13वें वित्त आयोग ने वर्ष 2011 में जीएसटी विधेयक 115वें संविधान संशोधन के रूप में संशोधन पेश किया, परंतु यह पास नहीं हो सका। 2011 में जो आया था वो पास नहीं हुआ। भारत में जीएसटी का वर्ष लगभग 17 वर्षों से अधिक का इतिहास रहा, जो 1 जुलाई 2017 को सरकार हो गया। संवैधानिक प्रावधान 122वां संवैधानिक संशोधन विधेयक। भारत में संविधान के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के संबंध में पहले से कोई प्रावधान नहीं था जिससे कि इसमें आसानी से लागू किया जा सके। चूंकि अप्रत्यक्ष करों और निर्धारित आरोपण केंद्र और राज्यों दोनों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, अतः इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 101वां संशोधन द्वारा जीएसटी संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में माध्यम से संवैधानिक प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है वस्तु और सेवाओं पर लगने वाले एक समान कर की अवस्था को जीएसटी कहा जाता है। 17 करों को जीएसटी में शामिल करके
एक कर के रूप में लाया गया और पहली बार आर्थिक एकीकरण के प्रयास को संभव बनाया गया, क्योंकि भारत में संविधान में कर लगाने की शक्तियां केंद्र व राज्यों के बीच बटी हुई थी और संघात्मक स्वरूप में दर्शाती है, लेकिन जीएसटी के माध्यम से इसे सकारात्मक स्वरूप वाला बना दिया गया। जीएसटी केवल स्वरूप में एकात्मक है, लेकिन इसका लाभ संघात्मक है। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। भारतीय जीएसटी मॉडल कनाडा उपभोग वेट मॉडल पर आधारित है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया था, 1 जुलाई 2017 को लागू हो गया था। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है जीएसटी द्वारा प्रतिस्थापित होने वाले कर। प्रतिस्थापित होने वाले कर कौन से जीएसटी द्वारा होते थे? इसमें देखिए, केंद्रीय उत्पादक शुल्क, आंतरिक उत्पादक शुल्क, सेवा कर और प्रतिकारी शुल्क, आंतरिक आंतरिक सीमा शुल्क, केंद्र पर लगाए जाने वाले अतिभार या उपकर। फिर आया वेट कर में बिक्री, खरीद कर, मनोरंजन कर, विलासिता कर, प्रवेश या चुंगी कर, विज्ञान कर, अखबार, टीवी और रेडियो विज्ञान को छोड़कर, लॉटरी और जुआ पर लगने वाले कर, राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले अधिभार। जीएसटी दरें होती हैं 0, 5, 12, 18, 28। 0, 5, 12, 18, 28। 15वां वित्त आयोग। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 15वां वित्त आयोग, जिसका गठन 27 नवंबर 2017 के एन.के. सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रपति द्वारा किया गया था, जिनकी कार्यावधि 2020 से 2026 तक थी। वर्तमान में 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 से अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में राष्ट्रपति द्वारा किया गया था, जिसका कार्य 2026 से 2030 तक होगा। कर सुधार संबंधित महत्वपूर्ण समितियां। राजा चलैया समिति 1991 में आया। विजय केलकर समिति 2002 में आया। विजय केलकर समिति 2002 में, और पार्थ सारथी सोम समिति 2013 में। जस्टिस आर.वी. ईश्वर पैनल 2015 में। राजा चलैया समिति 1991 में, विजय केलकर समिति 2002 में, पार्थ सारथी सोम समिति 2013 में, जस्टिस आर.वी. ईश्वर पैनल 2015 में। बजट व राजकोषीय नीति। बजट व राजकोषीय नीति। वार्षिक वित्तीय विवरण। पिछले वर्ष की वास्तविक वित्तीय विवरण देखिए यहाँ से, और फिर अगले वर्ष की वास्तविक वित्तीय विवरण। इसमें आर्थिक सर्वेक्षण है और सार्वजनिक बजट है अगले वर्ष का। बजट का इतिहास। बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बोगोट अथवा बुजेट शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। 1773 में ब्रिटिश वित्तीय प्रस्ताव चमड़े के थैले में से निकाले गए थे। उसी समय से बजट शब्द का प्रयोग सरकार ने वार्षिक आय व्यय के लिए विवरण के लिए किया जाने लगा बजट शब्द का। सर्वप्रथम 1803 में बजट शब्द का प्रयोग किया गया। 1803 में बजट शब्द का प्रयोग किया गया। भारत का प्रथम बजट 18 फरवरी 1880 के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कैनिंग की परिषद में वित्तीय संसद जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसलिए जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का प्रेरता, फादर ऑफ बजट इन इंडिया माना जाता है, जेम्स विल्सन को। स्वतंत्र भारत में बजट की परंपरा का आधार वर्ष 1944 से निर्मित बॉम्बे प्लान से संबंधित मानी जाती है। इस प्लान की रचना जॉन मथाई, जी.डी. बिरला और जे.आर.डी. टाटा ने की थी। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 के पहले वित्त मंत्री आर.के. पश्चिममुखम चट्टी द्वारा पेश किया गया था। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने वाला गौरव प्राप्त हुआ। जॉन मथाई को ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेज ने भारत में बजट प्रस्तुत करने का समय शाम के 5 बजे निर्धारित किया था, क्योंकि उस समय ब्रिटेन के दिन होता था। स्वतंत्र भारत में 1998 तक यही परंपरा चली थी, परंतु वर्तमान 1999 से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बजट प्रस्तुत करने के लिए समय प्रातः 11 बजे निर्धारित कर दिया। बजट पेश करने के लिए 75 दिन की अवधि के अंदर बजट को पारित करना आवश्यक होता है। बजट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। बजट अनुमानित आय और व्यय का विवरण है। यह एक सीमित अवधि के लिए होता है। बजट को स्वीकृति के लिए एक सार्वजनिक निकाय की आवश्यकता होती है। बजट सार्वजनिक और संसदीय नियंत्रण से मुक्त नहीं होता। बजट में प्रस्तुतीकरण के लिए फरवरी माह के अंतिम दिन के स्थान पर फरवरी माह का प्रथम दिन निर्धारित किया गया है।
नोट 1 फरवरी 2017 के तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा केंद्रीय बजट को फरवरी के पहले दिन पेश करने की घोषणा की गई। वर्ष 2017 से पहले तक भारत में संघीय बजट दो स्तर पर प्रस्तुत किया जाता था। आम बजट वित्त मंत्री प्रस्तुत करते थे और रेल बजट रेल मंत्री प्रस्तुत करते थे। वर्ष 1920 से 21 के बीच तत्कालीन ब्रिटिश शासन द्वारा सरकार द्वारा अर्थशास्त्री विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस समिति की अनुशंसा के आधार पर वर्ष 1924 से भारत में रेल बजट का सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। कब? 1924 में। परंतु रेलवे तक केंद्र सरकार के मध्य वित्तीय संबंधों का विनियम रेलवे और कन्वेंशन कमेटी की संतुतियों के आधार पर होता रहा। प्रथम रेल बजट व्यवस्था समाप्त। वर्ष 2017 से 18 में रेल बजट को आम बजट के साथ ही प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। इसलिए जब अब पृथक रेल बजट पेश करने की परंपरा समाप्त हो गई, मतलब अलग से रेल बजट समाप्त कर दिया गया 2017 से 18 में। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। इसके अनुसार सरकार के पास अन्य खर्चों के अलग राजस्व खर्चों का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण सरकार के आय और व्यय का वित्तीय रिकॉर्ड है। इसमें 3 वर्षों के आंकड़े होते हैं: वर्तमान वित्त वर्ष, पूर्व वित्त वर्ष और आगामी वित्त वर्ष। नोट: भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। राजस्व प्राप्तियां सरकार की वे प्राप्तियां जिनमें ना तो देयताएं सृजित होती है और ना ही संपत्तियों कम होती हैं। देयताएं सृजित होती हैं और ना ही संपत्तियां कम होती हैं। पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की वे प्राप्तियां जिनमें देयताएं सृजित होती हैं और परिसंपत्तियां कम होती हैं। उदाहरण: सरकारी परिसंपत्तियों को बिक्री में राजस्व। राजस्व व्यय सरकार का वे व्यय जिनमें देयताएं कम होती है और ना ही परिसंपत्तियां बढ़ती हैं, जैसे सब्सिडी। पूंजीगत व्यय सरकार के वे व्यय जिनमें देयताएं कम होती है और परिसंपत्तियां सृजित होती हैं, जैसे कि हाईवे का निर्माण। यहाँ देखिए बजट शब्द को एक विस्तृत दिया गया, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बजट दो तरह से होता है, राजस्व खाता और पूंजीगत खाता। एक मिनट, राजस्व खाता और पूंजीगत खाता। राजस्व खाता में अंतर्गत आता है प्राप्तियां और व्यय आता है। प्राप्तियां के अंतर्गत आता है कर प्राप्तियां। कर प्राप्ति दो प्रकार की होती हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। गैर प्राप्तियां होती हैं ब्याज प्राप्तियां, अनुदान प्राप्तियां, लाभांश प्राप्तियां, शुल्क या दंड अर्थ और वस्तुओं तथा सेवाओं में बिक्री और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आती हैं गैर कर प्राप्तियां में। और व्यय में क्या अंतर्गत आती हैं? ब्याज भुगतान, रक्षा व्यय, अनुदान भुगतान राज्य सरकारों का, सब्सिडी जैसे खाद्य पे, एलपीजी पे और उर्वरक पे, सरकारी कर्मचारियों का वेतन और पेंशन। पूंजीगत खाता में देखिए प्राप्तियां और व्यय। प्राप्तियां के अंतर्गत आते हैं आंतरिक उधार, बाजार उधारी, विदेशी ऋण सहायक और विनिवेश और ऋण वसूली। और व्यय के अंतर्गत आता है ऋण चुकाना, ऋण देना, परिसंपत्ति निर्माण और विनिवेश। निवेश होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं नीचे। विनियोग विधेयक, इस विधेयक द्वारा सरकार अपने खर्चे के लिए लोकसभा में अनुमति लेती है। इसका उल्लेख संविधान के 114 और अनुच्छेद 266 में किया गया है। इसमें सभी मंत्रियों की मांगों में शामिल कर इन मांगों के बारे में लोकसभा में चर्चा होती है। विनियम विधेयक के बारे में जब मांगे मान ली जाती है तो अनुदान कहा जाता है, तो उसे अनुदान कहा जाता है। जब मांगे मांग ली जाती है तो उसको अनुदान कहा जाने लगता है। राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। राजस्व घाटा यह राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय का अधिक है। राजस्व घाटा बराबर राजस्व माइनस राजस्व प्राप्तियां होती हैं। यह बजटीय व्यय को प्रतिबंधित करने हेतु सरकार की उधार लेने की आवश्यकता को प्रकट करती है। राजकोषीय घाटा यह कुल प्राप्तियां उधार के अतिरिक्त कुल व्यय का अधिकत्य होती हैं। राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय निकलता राजस्व प्लस पूंजीगत व्यय के आधार पर माइनस कुल आधार के अलावा कुल प्राप्तियां राजस्व प्राप्तियां पर पूंजीगत घाटा। कुल व्यय होता है राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय माइनस उधार के अलावा कुल प्राप्तियां, जिसमें होता है राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। यह ब्याज के भुगतान सहित सरकार
की उधार लेने की सीमा को प्रकट करती है। राजकोषीय घाटे की अवधारणा को वर्ष 1985 में सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक पद्धति के क्रियान्वयन कर गठित किया गया ने प्रस्तुत किया। चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत किया, मौद्रिक पद्धति के क्रियान्वयन पर गठित किया गया। नेक्स्ट है प्राथमिक घाटा। यह राजकोषीय घाटे तथा ब्याज के भुगतान के बीच का अंतर होता है। प्राथमिक घाटा बराबर होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। यह ब्याज के भुगतान के अतिरिक्त करों की उधार लेने की सीमा को प्रकट करता है। यहाँ पहले देखें बजट घाटा। कुल प्राप्तियां व कुल व्यय का अंतर बजट घाटा कहलाता है। कुल प्राप्तियां कुल व्यय का अंतर बजट घाटा कहलाता है। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए सरकार एड हॉक ट्रेजरी बिल जारी करती है। ट्रेजरी बिल जारी करती है यानी सरकार अतिरिक्त प्रतिभूतियां जारी करती है। आरबीआई द्वारा नई मुद्रा छापती है। इस वजह से बाजार में तरलता बढ़ती है और मुद्रा की स्थिति की समस्या उत्पन्न होती है। इसका कारण 1997 एड हॉक समाप्त कर दिया। 1997 में एड हॉक ने समाप्त कर दिया। राजकोषीय सुधार। राजकोषीय व्यवस्था के अनुशासन लाने के लिए एफआरबीएम अधिनियम राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रावधान 2003 में पारित किया गया। 2003 में इसको पारित किया गया। यह जुलाई 2024 में प्रभावी हुआ। इसके तहत सरकार सुनिश्चित करती है कि राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3% तक सीमित रहे। इसके अलावा यह अधिनियम उद्देश्य राजस्व घाटा को समाप्त करना है। शून्य आधार बजटिंग। इसे औपचारिक शुरुआत 10 जुलाई 1946 वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी। 1987 से 88 के आम बजट के साथ यह बजट पद्धति शुरू हुई। सरकार की नई योजनाओं के एवं कार्यक्रमों के प्रभाव में ही समीक्षा की जाती थी। इसके प्रासंगिकता एवं उपयोगिता को देखी जाती है। एक बार फिर से पढ़ेंगे, थोड़ा गड़बड़ हो गया। इसकी औपचारिक शुरुआत 10 जुलाई 1986 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई। 1987 से 88 में आम बजट के साथ यह बजट पद्धति शुरू की गई थी। सरकार की नई योजनाओं में कार्यक्रमों में प्रारंभ में समीक्षा की जाती थी। इसके प्रासंगिकता और उपयोगिता की देखी जा सकती है। क्या ही हिंदी शब्द है भाई। नेक्स्ट है, यहाँ से हम लोग क्या जीएसटी है, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन तक पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग जीएसटी देख लेते हैं। जीएसटी देखिए, जीएसटी केंद्रीय जीएसटी सीजीएसटी यह एक राज्य की सीमाओं के भीतर अंतर्राज्यीय व्यापार की वस्तु उत्पादन और उपभोक्ताओं में होने की स्थिति को लगाया जाता है। सीजीएसटी की प्राप्त राशि केंद्र व राज्य के मध्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर बांटी जाती है। राज्य जीएसटी यह भी अंतर्राज्यीय कर है जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट करा के इसके आउटपुट टैक्स लिबिलिटी में समायोजित किया जाता है। इसमें एसजीएसटी प्राप्त राशि राज्य का पूर्ण अधिकार होता है। एसजीएसटी से प्राप्त राशि राज्य का पूर्ण अधिकार होता है। नेक्स्ट है एकीकृत जीएसटी। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आयात पर लगने वाला आयात पर लगने वाला कर है। आईजीएसटी से प्राप्त राशि केंद्र और राज्यों में वितरित किए जाते हैं। यूजीएसटी यह केंद्र शासित प्रदेश और सीमाओं के भीतर होने वाले व्यापार पर लागू होते हैं। यूजीएसटी से प्राप्त राशि केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य बांटी जाती है। सब आपस में बांट ले रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं मिल रहा भाई। इस बजट प्रणाली के अंतर्गत राजकोषीय घाटा कम होता है और कार्यपालिका पर विधेयका का नियंत्रण होता है। ठीक है, आउटकम बजट 2015 में 2005 में 15 नहीं है 5 है 2005 में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने इसकी घोषणा की थी। वर्ष 2006 में इसे लागू किया गया था। यह सरकार द्वारा खर्च की गई धनराशि और उसके परिणाम के बीच संबंध विकसित करने का एक साधन हो सकता है। जेंडर बजट यह वर्ष
5वें वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने इसे पेश किया। इसके तहत बजट में महिला व बच्चों के कल्याण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए जो धन आवंटित किया था उन्हें अलग बताया था, और इस तरह के बजट में सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1982 में ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। अंतरिम बजट इसे चुनावी वर्ष में पेश किया जाता है। यह एक वर्ष के लिए वैध होता है, लेकिन सरकार बदल देती है तो इसे पहले भी अनुमोदित किया जा सकता है। इसमें राजस्व व्यय और प्राप्तियां दोनों शामिल हैं। लेखानुदान देखिए, यह हर वर्ष प्रस्तुत किया जाता है ताकि अल्पकालिक व्यय जरूरत पूरी कर जा सके। यह 2 से 4 माह तक वैध होता है और इसके केवल व्यय पर ही चर्चा की जाती है। वर्ष 2017 में बजट पेश करने की तिथि 1 अप्रैल से परिवर्तित कर 1 फरवरी की गई थी। अंतः बजट 31 मार्च से पहले पारित होता है, इसलिए अब लेखानुदान की आवश्यकता नहीं पड़ती। भारत में मुद्रा और सिक्कों पर उत्पादन। इंडियन सिक्योरिटीज प्रेस नासिक यह डाकखानों को स्टैंडर्डी डाक टिकट, अदालती व गैर अदालती स्टाम्प जैसे रिजर्व बैंक व भारतीय स्टेट बैंक के चेक, बॉन्ड, राष्ट्रीय बचत पत्र, पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट आदि के अलावा केंद्र सरकार, राज्य सरकार के सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों और वित्तीय निगमों पर प्रतिभूति पत्र में छपाई होती है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक द्वारा। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, यह दक्षिण राज्यों के लिए डाक लेखन सामग्री पूरे देश में केंद्रीय उत्पादन शुल्क स्टाम्प की छपाई होती है। करेंसी प्रेस नोट नासिक, यहाँ 10, 50, 100 और 500 रुपए के नोट छपाई की पूर्ति होती है। करेंसी प्रेस नासिक। बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश, यहाँ 20, 50, 100 और 500 के उच्च मूल्य वर्गों की नोट की छापते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्रारंभिक लिमिटेड, इसकी स्थापना भारत में बैंक नोट का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से आरबीआई द्वारा अपने स्वामित्वाधीन तथा उसके सहायक कंपनी के रूप में 3 फरवरी 1995 को की गई थी। इसका पंजीकरण कंपनी अधिनियम 1956 के तहत प्राइवेट कंपनी पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय बेंगलुरु में है। कंपनी के अतिरिक्त 2 प्रेस कर्नाटक तथा सालबानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। सिक्योरिटी पेपर मिल नर्मदापुरम, यहाँ बैंक व करेंसी नोट पेपर, गैर अदालती स्टाम्प पेपर की छपाई लगने वाले कागज का उत्पादन होता है। सिक्योरिटी पेपर मिल नर्मदापुरम में। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। बस आज की वीडियो यहीं तक थी। नेक्स्ट हम लोग का लास्ट पार्ट होगा जो 8 से 13 तक होगा, और उसके बाद से हम लोग का इकोनॉमिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग का स्टार्ट होगा साइंस में हम लोग पहले फिजिक्स पढ़ेंगे। तो बस यहीं तक था। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, परिवार को ख्याल रखिए, खास करके अपने माता पिता का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।